नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे इनकम टैक्स की और इनकम टैक्स में हम लोग चर्चा कर रहे थे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग को समझना ये बहुत जरूरी है कि मकान संपत्ति से आय की गणना कैसे की जाती है। तो यही हमारा आज का टॉपिक है कि मकान संपत्ति से आय की गणना यानी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मकान संपत्ति से आय की गणना के संबंध में जो बातें कही गई हैं उसको अब हम लोग समझते हैं। जब कभी भी मकान संपत्ति से आय की गणना की जाती है तो निम्न बातों पर ध्यान दिया जाता है। यानी अगर कभी भी आप लोग मकान संपत्ति से आय की गणना करें तो कुछ बातों को ध्यान में रखें, उसी के हिसाब से आप लोग कर पाएंगे कंप्यूटेशन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी मकान संपत्ति से आय की। जिसमें पहला है सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण पहले करना होगा। दूसरा है वार्षिक मूल्य या शुद्ध मूल्य की गणना करना और तीसरा है शुद्ध वार्षिक मूल्य में से कटौतियां घटाना या फिर कटौतियां करना। इतना काम अगर आप लोग कर लेते हैं तो निश्चित ही मकान संपत्ति से आय की गणना हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग इसमें पहले वाले को समझ लेते हैं, सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण यानी कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। जब कभी भी मकान के वार्षिक मूल्य का निर्धारण किया जाता है तो मकान मालिक को पूरे गत वर्ष में किराए के द्वारा कुल किराया कितना प्राप्त हुआ है इसका निर्धारण किया जाता है। आप लोग इसे समझें। इसी को सकल वार्षिक मूल्य कहा जाता है। यानी मकान मालिक को किराए के रूप में जितना का पूरा पैसा प्राप्त हुआ है उसी को सकल वार्षिक मूल्य कहा जाएगा किसी भी मकान संपत्ति का। मकान संपत्ति के सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण कुछ घटकों पर निर्भर करता है। यानी कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जिन पर डिपेंड करता है कि किसी भी मकान संपत्ति का सकल वार्षिक मूल्य क्या होगा। जैसे मकान का नगरपालिका मूल्य, मकान का उचित किराया, किराएदार से वास्तव में प्राप्त किराया, मकान का प्रमापित या मानक किराया इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इन सारे के सारे एलिमेंट्स की चर्चा हम लोगों ने पहले ही वीडियो में की हुई है। अगर आप लोग चाहते हैं इन सारे के सारे एलिमेंट्स को बहुत ही बारीकी से जानना तो आप लोग हमारे इनकम टैक्स के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं जो भी ये रेस्पेक्टिव टॉपिक्स हैं। सकल कुल आय का निर्धारण करते समय गणना के समय हमेशा उचित किराए को लिया जाता है, न कि वास्तविक किराए को। और जब कभी भी सकल कुल आय की गणना का निर्धारण होता है तो वहां पर क्या किया जाता है, उचित किराए को लिया जाता है, वास्तविक किराए को नहीं लिया जाता है। आप लोग ये बात अपने दिमाग में बिठा लेंगे। किसी मकान के सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण करने के साथ निम्न दो बिंदुओं की गणना की जाती है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। इसमें ए यानी पहला है संपत्ति का उचित प्रत्याशित किराया यानी रीजनेबली एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ प्रॉपर्टी। मकान संपत्ति का उचित प्रत्याशित किराया वह रकम मानी जाती है जो निम्न दोनों में से अधिक हो। अब हम लोग आगे देखते हैं कौन कौन दो हैं। इसमें पहला है संपत्ति का नगरपालिका मूल्य यानी म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी और दूसरा है संपत्ति का उचित किराया यानी फेयर रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो इन दोनों में से जो अधिक होगा उसी को माना जाएगा कि वही क्या है, उचित प्रत्याशित किराया है उस मकान संपत्ति का। नोट यहाँ पे दिया गया है, उपरोक्त दोनों में से अधिक रकम मानक किराए से अधिक नहीं हो सकती। जो भी स्टैंडर्ड रेंट है, जो भी स्टैंडर्ड रेंट की बात की जाती है उससे अधिक नहीं होना चाहिए। दोनों में से जो अधिक आता है वह वैल्यू। अब बात करते हैं बी की यानी दूसरे की, वास्तविक प्राप्त या प्राप्य किराया यानी एक्चुअल रेंट रिसीव्ड आर रिसीवेबल। वास्तविक प्राप्त या प्राप्य किराया वह किराया है जो मकान मालिक को किराएदार से वास्तविक रूप में प्राप्त या प्राप्य होता है। सकल कुल आय की गणना करते समय ए और बी यानी जो मैंने आपको पहले बताया, क्या बताया, प्रत्याशित किराया और यहाँ पे अब बताया वास्तविक प्राप्त या प्राप्य किराया, दोनों में से जो अधिक राशि होती है उसी को मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य निर्धारित किया जाता है। आप लोग इसे समझें।
सकल वार्षिक मूल्य बराबर उचित प्रत्याशित किराया या वास्तविक प्राप्त या प्राप्त किराया, दोनों में से जो अधिक हो आप लोग उसे कंसीडर करेंगे सकल वार्षिक मूल्य यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हम लोगों ने जो 3 पॉइंट पढ़े थे उसमें से दूसरा पॉइंट है वार्षिक मूल्य या शुद्ध मूल्य की गणना यानी कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू और नेट एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें ए है यानी पहला है वार्षिक मूल्य का तात्पर्य उस राशि से है जितने में संपत्ति उचित रूप से प्रतिवर्ष किराए पर उठाई जा सकती है, अथवा बी यदि संपत्ति किराए पर उठाई हुई है और संपत्ति पर प्राप्त होने वाला वार्षिक किराया उपर्युक्त ए में वर्णित उचित किराए से अधिक है तो प्राप्त अथवा प्राप्य होने वाला किराया जो होगा उसी को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। ए में क्या था, वार्षिक मूल्य की बात की गई थी, उसको हम लोग समझ सकते हैं कि जो प्रतिवर्ष मिलता है किसी भी मकान संपत्ति को किराए पर उठाने से। सी जहां संपत्ति या संपत्ति का कोई हिस्सा किराए पर दिया गया है और गत वर्ष या गत वर्ष के किसी अवधि के दौरान खाली था और इस तरह खाली होने के कारण मालिक द्वारा संबंध में प्राप्त या प्राप्य वास्तविक किराया ऊपर वर्णित ए की राशि से कम है तो ऐसा प्राप्त या प्राप्य होने वाला किराया कंसीडर किया जाएगा जब कभी भी वार्षिक मूल्य या फिर शुद्ध वार्षिक मूल्य की गणना की जाएगी। तब वार्षिक मूल्य या शुद्ध मूल्य की गणना करना। आयकर अधिनियम में वार्षिक मूल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अधिनियम के अनुसार मकान का वार्षिक मूल्य वह मूल्य है जो मकान के संबंध में नगरपालिका करों को घटाने से बचता है, जो मैंने आपको बार बार बताया है जब भी पहले के क्वेश्चन समझाए हैं तब भी। नगरपालिका करों को घटाने से पहले का जो मूल्य है उसे सकल वार्षिक मूल्य कहा जाता है। वार्षिक मूल्य की गणना की प्रक्रिया इस प्रकार से है। स्टेप 1, सबसे पहले मकान का सकल वार्षिक मूल्य ज्ञात किया जाता है और स्टेप 2 है सकल वार्षिक मूल्य में से नगरपालिका करों को घटाया जाता है या फिर माइनस किया जाता है तो हमारे पास आ जाता है मकान का शुद्ध वार्षिक मूल्य यानी नेट एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा है शुद्ध वार्षिक मूल्य में से कटौतियां करना यानी डिडक्शन आउट ऑफ नेट एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ये हमारा तीसरा पॉइंट था जो मैंने आपको शुरू में बताया था। आयकर अधिनियम की धारा 24(1) के अनुसार संपत्ति मकान संपत्ति से आय शीर्षक के तहत कर योग्य आय की गणना करने के लिए मकान के शुद्ध वार्षिक मूल्य में से निम्न 2 कटौतियां घटाई जाती हैं जो इस प्रकार हैं। यानी जब कभी भी मकान का शुद्ध वार्षिक मूल्य निकल जाएगा तो तरह की कटौतियां घटा दी जाती हैं। पहला है किराए पर उठे मकानों के लिए वैधानिक कटौती यानी स्टैट्यूटरी डिडक्शन फॉर लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, और दूसरा है मकान मालिक द्वारा मकान के लिए लिए हुए ऋण पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द हाउस बाय ऑनर। तो इन 2 कटौतियों को घटाया जाता है तो हमारे पास सही तरीके से मकान संपत्ति से जो आय आती है उसकी गणना हो पाती है। मेरे प्रिय साथियों, इस वीडियो में हमने समझा कि मकान संपत्ति से आय की गणना कैसे की जाती है। यदि आपके पास इनकम टैक्स जुड़े हुए और कोई प्रश्न है तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताएं। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।